हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे थे जिसमें हम थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव कर रहे थे। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स में। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट का एक सोशल थियरी है जो वीमेंस के एक्सपीरियंसेस से आई है। बेसिकली ये सिद्धांत जेंडर बेस्ड इन इक्वालिटी पर बेस्ड है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कि बहुत सालों से चल कर आया है। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जेंडर बेस्ड इन इक्वालिटी के नेचर और रीजंस को समझना। ठीक है, तो बेसिकली वीमेंस पर एक्सप्लॉयटेशन का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता। ठीक है, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स का मानना है कि पैट्रियार्की सिस्टम की वजह से वीमेंस की कंडीशन स्लेव की जैसे हो गई है, यानी कि दासों की जैसी हो गई है। सो पैट्रियार्की सोशल स्ट्रक्चर में एक ऐसी सिचुएशन को ओरिजिन करती है जिसका जो झुकाव होता है मेन मेंस पर ही रहता है। ठीक है, यानी कि वीमेंस को हमेशा मेंस की ही बात माननी पड़ती है। और यहाँ फैमिली और प्रॉपर्टी में मेन डोमेन जो होता है वो किसका होता है? मेंस का होता है। इसके अलावा इन इक्वालिटी के लिए रिलीजियस बुक्स भी कई तरीके से जिम्मेदार है, जैसे कि वीमेंस और फैमिली से जुड़े सभी राइट्स मेंस को दिए गए हैं। और ये सब चीज़ें किस में लिखी गई हैं? मनुस्मृति और बाइबल में भी। तो मनुस्मृति में तो इस बारे में ये भी कहा गया है कि वीमेंस को बचपन में पापा के अंडर रहना चाहिए, जब वो यंग होती है तो उन्हें हस्बैंड के अंडर रहना चाहिए, ओल्ड एज में अपने बेटे के अंडर रहना चाहिए, मतलब उनके खुद के डिसीजन नहीं होने चाहिए, और हस्बैंड को हमेशा देवता की तरह मानना चाहिए। सो नारीवाद इस बात की वकालत करता है कि मैन हो या वीमेन हो, हर फील्ड में इक्वालिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए, जो वेस्टर्न फिलोसफर्स है इन्होंने भी कभी भी वीमेंस राइट्स के बारे में बात नहीं की, जेएस मिल के अलावा। सो एरिस्टोटल ने वीमेंस को पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रखा, रूसो ने भी वीमेंस को सिटीजनशिप के राइट से दूर रखा, नीत्शे ने वीमेंस की लिबर्टी का पूरी तरीके से मजाक बनाया। ऐसे में हम देख सकते हैं कि किसी ने भी वीमेंस के राइट्स के बारे में अपने आर्टिकल्स में बातें नहीं की। अब हम कुछ स्टेजेस देखेंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा लिबरल फेमिनिस्ट, जिसमें इन्होंने बेसिकली किस बात पे फोकस किया गया? पॉलिटिकल राइट्स में, यानी कि वीमेंस को वोट देने का राइट दिया जाना चाहिए, उन्हें हर तरीके की पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। इनमें कौन कौन शामिल है? जेएस मिल, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, बेटी फ्रीडन, रेबेका वॉकर। सेकेंड स्टेज की बात कर लेते हैं जो कि 1960 से स्टार्ट हो गया था, जिसमें फर्स्ट स्टेज में जो चीज़ें हुई थी इतनी इनफ नहीं है, यानी कि अगर पॉलिटिकल राइट्स वीमेन को मिल जाते हैं तो वोट देना ये सब उनके लिए इनफ नहीं है, बाकी चीज़ें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, लाइक एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे कोई लॉज बनाए जाने चाहिए जो कि वीमेन एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लॉज बनाए जाने चाहिए। ओके, सो जो रेडिकल फेमिनिज्म के स्कॉलर्स थे उनका जो मेन फोकस था कि जो वीमेंस पर जितने भी वायलेंस होते हैं उनके अगेंस्ट लॉज बनाए जाए और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए। ठीक है, सो जो लिबरल फेमिनिस्ट स्कॉलर्स थे उनका जो मेन फोकस किस पर था? मेन फोकस उनका इंडिविजुअल राइट्स पर था, यानी कि वीमेंस के इंडिविजुअल राइट्स पर उनका मेन फोकस था। वीमेंस को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एरियाज में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। ओके, रेडिकल फेमिनिज्म के जो स्कॉलर्स थे उनका मेन फोकस किस पर था? कि जितने भी फिजिकल वायलेंस वीमेंस पर किए जाते हैं उन पर रोक लगाई जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ जेंडर इश्यूज, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज। सबसे पहले है चाइल्डहुड। देखो, चाइल्डहुड में क्या होता है? बचपन में क्या होता है? लड़का लड़की में हमेशा भेदभाव किया जाता है। किस तरीके से? कई ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो सिर्फ लड़कों को दी जाती है, लड़कियों को बहुत कम फैसिलिटीज़ दी जाती है। आपने कई बार देखा होगा लड़कियों को खेलने भी नहीं दिया जाता था, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती थी कि अपने भाई बहनों को खिलाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होते थे उनसे खाना बनाना या घर के काम करवाया जाता था और उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। लड़कियों का जो बर्थडे होता था वो भी नहीं मनाया जाता था, ना उन्हें कोई गिफ्ट्स दिए जाते थे। ठीक है, और पढ़ाई पूरे किए बिना ही उन्हें स्कूल ना जाने देना, ये चीज़ें बहुत बार देखी गई है। तो ये क्या है? एक ऐसा इशू है जो चाइल्डहुड में देखा जाता है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। इसमें देखो किस तरीके के पार्शियल बिहेवियर किए जाते थे, कि अपनी पसंद से एजुकेशन ना लेना, अपने फ्रेंड्स से ना मिलना, किसी मार्केट में ना जाना, इस तरीके की चीज़ें जो है पहले बहुत देखी जाती थी। नेक्स्ट है मैरिज की अब बात कर लेते हैं। अपनी पसंद से शादी ना करने देना और अपनी ही पसंद को सबसे सही मानना और अपने डिसीजंस जो है बच्चों पर थोप देना या स्पेशली गर्ल्स पर थोप देना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। ठीक है, आज के समय में ये चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। सो गाइज, ये थे कुछ जेंडर बेस्ड इश्यूज। अब हम बात करेंगे वीमेंस से रिलेटेड कुछ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। ओके, सबसे पहले है द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। इसमें क्या किया गया? इसमें वीमेंस के राइट्स पर ज़्यादा फोकस किया, वीमेन इक्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया, उन्हें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एरियाज़ में वीमेंस के राइट्स को बढ़ाने के लिए सिफारिशें ये कमेटी करता है। इसमें जो मेंबर्स है वो कितने हैं? 45। ओके,
नेक्स्ट है कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। ये कमेटी क्या करती है, यूएन कन्वेंशन की निगरानी करती है। किस तरीके से वो ये देखती है कि ये काम सही तरीके से करते हैं या नहीं। ओके, तो वीमेंस पर जितने भी भेदभाव होते हैं इन सब पर यूएन कन्वेंशन के पालन पर ये निगरानी रखती है। ठीक है, इस कमेटी में 23 स्पेशलिस्ट हैं जो कि क्या देखते हैं कि वीमेंस के इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स, सिटीजन राइट, ये सारे राइट जो हैं वीमेंस के अश्योर करने की गारंटी देती है। ठीक है, और अब कुछ वर्ल्ड वीमेन कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, जो कि सबसे पहले जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मैक्सिको सिटी में हुआ था। सेकंड जो है वो 1980 में हुआ था, कोपेनहेगन में हुआ था जो डेनमार्क में है। थर्ड जो है वो हुआ था केन्या में, और जो फोर्थ है वो हुआ था चाइना में। ओके, 1995 में। थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1985 में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।